सिस्टम इन द लास्ट लेक्चर हमने थियोरी डिस्कस कर लिया है। अब हम जर्नल एंट्री डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अकाउंटिंग के लिए। जर्नल एंट्रीज अगर आपको नहीं पता है तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया है और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में दो पार्टीज है। जब भी कोई चीज हायर परचेस की जाती है किसी के द्वारा, तो जो परचेजर होता है, परचेस करने वाला, उसको हायरर कहा जाता है। हायरर, HIRER, हायरर, परचेजर को हायरर कहा जाता है। और दूसरी पार्टी होती है वेंडर, जो बेचने वाला होता है उसको वेंडर कहा जाता है। जो दो पार्टीज होती है उसमें एक होता है खरीदार, जो हायरर होता है, और सेकंड नंबर पे जो बेचने वाला होता है, सेलर जो होता है, उसको हम कहते हैं इस चैप्टर में वेंडर। तो दो पार्टीज होंगी, हायरर और वेंडर। अब जब बात हम करते हैं जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज हायरर की बुक में अलग होती है और वेंडर की बुक में अलग होती है। हायरर अपनी बुक में जर्नल एंट्रीज जो करेगा वो अलग होगी किन जर्नल एंट्रीज से, वेंडर अपने बुक में जो जर्नल एंट्री करेगा उससे। दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री सेम कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग व्यक्ति, एक खरीदार है, एक बेचने वाला है। ये बोलेगा मैंने खरीदा, ये बोलेगा मैंने बेचा, तो ये परचेस की एंट्री करेगा, ये सेल की एंट्री करेगा। तो हायरर की बुक में अलग एंट्री, वेंडर की बुक में अलग एंट्री। अब आपको दोनों की ही बुक में एंट्रीज को समझना है। तो पहले हम समझते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायरर। तो पहले हम समझेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायरर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायरर। वो लाइट्स ऑफ कर दो ना जरा। नाउ 6 स्टेप्स आपको याद रखने होंगे जब आप इस सम को करोगे। जब आप ये सम करोगे तो आपको 6 स्टेप्स याद रखने होंगे, वो भी सीक्वेंस में। ऊपर नीचे नहीं। जो फर्स्ट पे बताऊंगा वो फर्स्ट पे याद रहना चाहिए, जो फिफ्थ पे बताऊंगा वो फिफ्थ पर याद रहना चाहिए। 6 स्टेप्स आपको सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1, उसमें एग्रीमेंट साइन होता है हायरर और वेंडर के बीच में, बस और कुछ नहीं होता। स्टेप नंबर 1 में एग्रीमेंट साइन होता है। स्टेप नंबर 2 में डाउन पेमेंट पे किया जाता है उसी दिन जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ है। डाउन पेमेंट पे किया जाता है सेकेंड स्टेप में। तो पहले स्टेप में एग्रीमेंट साइन हुआ, दूसरे स्टेप में साइनिंग अमाउंट पे हुआ। साइनिंग अमाउंट यानी डाउन पेमेंट। तीसरे स्टेप के अंदर इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू मतलब आप डाउन पेमेंट पे करके परचेजर जो है वो असेट घर लेकर चला जाएगा। मशीन खरीदा है तो मशीन, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर, जो भी हो, व्हीकल खरीदा है तो व्हीकल, डाउन पेमेंट पे करके वो घर लेके चला जाएगा। अब अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1 महीना वो पूरा यूज करेगा उसको, इतने में उसके पास ईमेल आएगा या कॉल आएगा या मैसेज आएगा, कहा जाएगा कि आपका इंस्टॉलमेंट क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, और आपको आके आपका इंस्टॉलमेंट पे करना है अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। ड्यू हुआ, पे करने की डेट आ गई। तो चौथे स्टेप में समय रहते आप उसको पे कर दोगे। इंस्टॉलमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट इज पेड, चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में अगर आप खरीदार हो,
वो असेट्स को आप खरीद कर घर लेके आए हो तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन रखोगे, क्योंकि एसेट्स पे क्या रखा जाता है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन। कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में। और स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 में दो प्रकार के एक्सपेंस है इस सारी प्रोसेस में, एक तो इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट था पॉइंट नंबर 3 में, जब इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू हुआ था, उसमें एक एक्सपेंस था इंटरेस्ट, और स्टेप नंबर 5 में एक दूसरा एक्सपेंस आया डेप्रिसिएशन। ये दोनों ही एक्सपेंस को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस। तो बेसिकली छठे स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक्सपेंस को, किसको, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से 6 स्टेप्स होंगे सीक्वेंस में। पहला साइनिंग द एग्रीमेंट, दूसरा डाउन पेमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू, फिर चौथा इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट इज पेड, फिर पांचवा डेप्रिसिएशन, और छठा ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे के सारे 6 स्टेप्स जो है वो आपको सीक्वेंस में याद रखने होंगे, और यही 6 स्टेप्स फॉलो होंगे कब, जब आप एंट्री करोगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर, तब भी इन द बुक्स ऑफ हायरर, तब भी ये 6 स्टेप्स, इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंट्री करोगे तब भी ये 6 स्टेप्स आपको याद रखने होंगे सीक्वेंस में। अभी हम इन द बुक्स ऑफ हायरर कर रहे हैं। अभी हायरर जो है, सबसे पहला स्टेप साइनिंग एग्रीमेंट। तो साइनिंग एग्रीमेंट के टाइम पे हायरर कोई एंट्री नहीं करेगा। साइनिंग एग्रीमेंट के टाइम पे हायरर कोई एंट्री नहीं करेगा। हायरर की बुक में साइनिंग द एग्रीमेंट की कोई जर्नल एंट्री आएगी नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई अमाउंट आप पे करोगे, डाउन पेमेंट मान लो आपने पे किया, तो आप मानोगे उतने रुपए का असेट आपके पास आया। कितने रुपए का असेट आएगा, जितना रुपया आप पे करोगे उतने रुपए का असेट आएगा। अभी साइनिंग द एग्रीमेंट पहला स्टेप है, उसमें तो कुछ पे नहीं किया ना, पे तो कब कर रहे हो आप, सेकेंड स्टेप में डाउन पेमेंट। पहले स्टेप में कुछ पे कर रहे हो नहीं, मतलब कोई असेट आ रहा तो कोई एंट्री नहीं आएगी, नो जर्नल एंट्री। पहले स्टेप की कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ हायरर, नो एंट्री शैल बी पास्ड। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की तो एंट्री आएगी। तो मान लो 1 लाख रुपए की चीज है, कैश प्राइस कितना है, रोकड़े में खरीदो तो कैश में 1 लाख। इफ यू बाय इट इन कैश यू विल गेट इट इन 1 लाख रुपीज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, क्योंकि आप कैश में खरीद रहे हो। लेकिन कैश में खरीदने वाला समय हायर परचेज है, तो आप सिर्फ एक डाउन पेमेंट दे रहे हो, पूरे कैश प्राइस का पेमेंट नहीं कर रहे हो। यू आर ओनली पेइंग 20,000 आउट ऑफ 1 लाख, सो यू पेड 20,000। तो क्या मानना है, 20,000 रुपए का असेट आपके पास आया। एक ही चीज माननी है, जितना पेमेंट करोगे उतने रुपए का असेट आया, ऐसा मानने का। तो 20 पे किया तो 1 लाख का असेट नहीं आया, भले आप असेट पूरा घर लेके जाओ, लेकिन मानने का क्या, असेट सिर्फ 20,000 का आया। तो व्हाट कम्स इन, मान लो मशीन वाला सम कर रहे हैं हम, क्या खरीद रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना, सो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन आया, 20,000 का, और पे आपने कर दिया है ना, ये तो निकाल कर जेब में से। व्हाट गोज आउट, तो टू कैश बोलो, टू बैंक बोलो, मैं बैंक लिखता हूं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 20,000। एनी डाउट टिल हियर? ये हो गए 2 स्टेप। एग्रीमेंट साइन की कोई एंट्री नहीं, डाउन पेमेंट पे करोगे, जितना रुपया पे करोगे उतने रुपए का असेट आया, मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट।
जेब से व्हाट गोज आउट कैश, तो बैंक लिख दो। अभी असेट लेके आप घर चले गए, पूरा यूज करना चालू कर दिया, महीना खत्म हो गया, तो आप पे क्या मैसेज आएगा, योर इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी ड्यू होता है। अब आपकी इंस्टॉलमेंट जो है, मान लो 40 हजार रुपए के दो है, क्योंकि 20 पे किए और कितना पे करना बाकी है, 80। 40 के दो, लेकिन 40 में इंटरेस्ट कहाँ है, तो 40 हजार तो ड्यू होगा ही होगा असेट का, प्लस 5 हजार उसमें इंटरेस्ट का भी ड्यू होगा। मतलब टोटल ड्यू हो रहा है 40 प्लस 5, 40 हजार असेट्स के लिए, 5 हजार इंटरेस्ट के लिए। सो असल में ड्यू हुआ है 45,000। सो यहां पे मैं लिखूंगा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। अब ड्यू हुआ है तो आप पे करोगे कि नहीं करोगे, पे करेंगे। तो समझ लो एक बात को, क्योंकि हम इसको आगे जाके पे करने ही वाले हैं। जब ड्यू हुआ ना, तभी मान लो उतने रुपए का असेट आया। ऐसा मत सोचो कि पे करेंगे तब असेट आएगा। डाउन पेमेंट तो ड्यू होता ही नहीं है ना, डाउन पेमेंट तो ऑन द स्पॉट पे करना पड़ता है। इसके लिए डाउन पेमेंट के केस में हमने क्या माना कि जब हमने पे किया तब असेट आया। पर इंस्टॉलमेंट में हम डायरेक्ट पे नहीं करते, पहले क्या होता है, ड्यू होता है। तो जिस समय ड्यू हुआ ना, उसी समय असेट आ गया उतने रुपए का जितना रुपया ड्यू हुआ है। तो इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आप कब मानोगे असेट आया, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब, कि इंस्टॉलमेंट का पैसा पे करोगे तब, जब ड्यू होगा तब। इस बात को याद रखना। तो अभी इंस्टॉलमेंट क्या हो चुका है, ड्यू 40,000 असेट का और 5,000 इंटरेस्ट का। तो क्या आया, असेट आया, 2 मिनट। सो यहां पे इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, और मैंने कहा जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तभी मान लेना आपके पास उतने रुपए का सेट आ गया है। 40,000 आपका मशीन का आपको पे करना है, और 5,000 आपको आपका इंटरेस्ट का पे करना है। 45,000 ड्यू हुआ है। ड्यू हुआ है तो क्या मान लो, मशीन आया, जो आता है वो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। बताओ कितना अमाउंट आएगा, 40,000। झूठ क्यों बोल रहे हो, मशीन का कितना है सिर्फ अंदर, 5,000 तो फालतू है ना, किस बात का। तो उसको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो मशीन का तो प्योरली आप कितना पे करो, 45 में से 40 ना, तो मशीन में 40 ही लिखना है। 5 किस बात का पे करने वाले हो, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। क्या आपने इसी स्टेप में पे कर दिया 45,000, ये पे करना बाकी है। इस स्टेप में तो पे करना बाकी हो तो लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी का नाम लिख दो, किसको पे करना बाकी है, किसको पे करने वाले हो, वेंडर का नाम लिख दो। पे कर दो तो कैश, और पे करना बाकी है तो जिसको पे करना बाकी है उसका नाम। किसको पे करना बाकी है, हम कौन है यार, हायरर है, तो किसको पे करने वाले, वेंडर को, दो ही तो पार्टी है। तो टू वेंडर अकाउंट, सेलर का नाम वेंडर है इस चैप्टर में, 45,000। क्लियर। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, पेड। इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट इज पेड। अगर पे कर दिया है, जेब से निकाल के पैसा दे दिया, पकड़ 45,000, किसको, वेंडर को। वेंडर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा। जब देना बाकी था तो वेंडर का अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट। अब दे दिया तो फिर क्रेडिट से हटा के डेबिट करना पड़ेगा ना। सो वेंडर अकाउंट डेबिट। 45,000 जेब से निकाल के क्या दे दिया, कैश। पर कैश की जगह क्या लिखो, बैंक। तो टू बैंक अकाउंट 45,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, पर समझ जाना, ठीक है। सो आउट ऑफ 6 स्टेप्स वी हैव डन 4 स्टेप्स। नाउ स्टेप नंबर 5, डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे लगता है। किस पे लगता है? कैश प्राइस कितना है? कैश में खरीदो तो कितने का? 1 लाख का। तो 1 लाख कैश प्राइस है। डेप्रिसिएशन उस कैश प्राइस पे 1 लाख पे लगेगा हमेशा। मान लो 10% लगा है, क्वेश्चन में दे देंगे कितना परसेंटेज है वो। तो 1 लाख का 10% 10,000, तो डेप्रिसिएशन 10,000 लगेगा, है ना। पर ये 10,000 तो पूरे साल का है और हम तो मंथली कर रहे हैं पेमेंट, तो आप इसको 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 करोगे इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी आंसर आपका आएगा। हमें अभी अमाउंट के ऊपर फोकस नहीं करना है। आई एम टीचिंग यू जर्नल एंट्रीज, वी विल फोकस ऑन अमाउंट व्हेन वी विल डू द सम्स। ओके, पर एंट्री क्या होगी इसकी? सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट क्या हुआ था, वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वॉट एवर द अमाउंट इज, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये डेप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है? ये मशीन का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो मैं क्या मानूं, मशीन आया कि जो था उसमें से थोड़ा चला गया, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या गया? जब मशीन आया था तो मशीन अकाउंट डेबिट लिखा, गया तो मशीन अकाउंट क्रेडिट लिख दो, तो टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। Understood? Now we have done how many steps? 5. Now we are on the last step. Step number 6. दो टाइप के एक्सपेंस अब मेरे पास है, एक तो थर्ड स्टेप में इंटरेस्ट और एक फिफ्थ स्टेप में डेप्रिसिएशन। ये दोनों ही एक्सपेंस में भेजूंगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अभी कहां पे दिख रहे हैं आपको? डेबिट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा डेबिट, और ये दोनों चीजें जो अभी डेबिट है वो हो जाएंगी क्रेडिट। सो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू depreciation. I hope all the 6 steps are very clear to everybody. Any doubt? बोलो। अच्छा, ये एग्रीमेंट साइन करना तो एक ही बार होता है, डाउन पेमेंट भी पे करना सिर्फ एक ही बार होता है। उसके बाद की जो 4 एंट्री है, 1 2 3 4, ये एक ही बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। ये 4 एंट्री अभी जो मैंने की वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट नंबर 1 की है। अगर ऐसे आप 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो ये 4 एंट्री और 4 बार आएगी टोटल मिला के, और 3 बार आएगी, एक बार ये और 3 बार, मतलब 4 बार, टोटल 16 एंट्री हो जाएगी। 3 इंस्टॉलमेंट हो तो 1 2 3 4, ये 4 एंट्री कितनी बार? 3 बार। 4 3 जा 12, ये 2 एंट्री सिर्फ एक ही बार आएगी। उसके बाद की 4 एंट्री कितनी बार करनी है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये जो सिखाया है वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट तक का है। तो ये जो एंट्री हो ना, यहां से लेकर यहां तक, वो साइनिंग द एग्रीमेंट से लेकर पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक का है, उसके आगे का नहीं। वो करूंगा भी नहीं क्योंकि वो तो यहां से रिपीट होता जाएगा। थर्ड, अब 1 महीना होगा तो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट इज पेड, फिर डेप्री, फिर ट्रांसफर। फिर 1 महीना होगा तो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, इंस्टॉलमेंट इज पेड, डेप्री एंड ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? तो अगर मेरे को आपको परेशान करना हो तो मैं आपको एक ऐसा सम होमवर्क में दे दूं जिसमें 12 इंस्टॉलमेंट है, बराबर। आप बोलो सर हम तो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास बहुत हथियार है, ऐसा नहीं समझना है कि हम नहीं करवा सकते, बहुत कुछ है, आप करोगे। एनीवेज, इन द बुक्स ऑफ हायरर हो गया, आप देखेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर यही 6 स्टेप्स। फोकस करना भाई, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना,
आई विल अलाउ यू टू टेक द पिक्चर, डोंट वरी, फोकस ऑन जर्नल एंट्री एंड डोंट थिंक कि हम लर्न कर लेंगे, समझना है इसको। ऑल 6 स्टेप्स। अब मैं वो स्टेप की डिटेल नहीं लिखूंगा, साइनिंग द एग्रीमेंट ये सब समझ जाने का, पहले पे साइनिंग द एग्रीमेंट होता है। तो साइनिंग द एग्रीमेंट की तो कोई एंट्री आएगी भाई, वेंडर की बुक है वो, हायरर की थी वो, हायरर की बुक में कोई एंट्री नहीं हुई थी, उसका मतलब यह है कि वेंडर की बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी, ऐसा जरूरी? तो अब हम लोग सब कौन है? हमने अब मशीन को बेचा है, किसको बेचा? हायरर को। तो हायरर आया हमारे पास, एग्रीमेंट साइन हुआ, अभी तक मुझे उसने कोई पैसे दिए नहीं है, डाउन पेमेंट तो मुझे स्टेप नंबर 2 में देगा, अभी हम स्टेप नंबर 1 पे है, उसने मुझे कोई पैसे दिए नहीं, हाँ लेकिन एग्रीमेंट हो चुका है साइन। तो एज अ वेंडर एग्रीमेंट साइन हो जाए तो मानना है मैंने मेरा मशीन उसको दे दिया, भले 1 भी रुपया अभी तक आया नहीं है, क्या मान लेना है? तो वेंडर तो किस समय मान लेता है कि मशीन दे दिया? पहले स्टेप में ही मान लेता है मशीन दे दिया, और कितने का दिया? पूरा पूरा मशीन ही दे दिया, 1 लाख रुपए का उसको। किसको? हायरर को। हायरर को मशीन दे दिया, ले हायरर पकड़ मशीन, और हायरर तेरे से मेरे को पैसा लेना बाकी है, कितना? 1 लाख। हायरर तू मेरा डेटर है, जिससे पैसा लेना बाकी होता है वो मेरा हायरर, तू मेरा डेटर है, कितने रुपए का? 1 लाख का, और डेटर हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री होगी हायरर अकाउंट डेबिट, पूरा 1 लाख, क्योंकि पूरा 1 लाख लेना है, आज नहीं लेना है पूरा 1 लाख, और लेना तो है पूरा के पूरा 1 लाख। तो जितना रुपया उससे लेना है टोटल, वो पहली एंट्री में डेबिट कर दो, पहली ही एंट्री में, एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पर ही। तो हायरर मेरा डेटर है, और डेटर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हायरर अकाउंट डेबिट, और कितना रुपया लेना है वो अमाउंट लिख दो, पूरा कैश प्राइस, पूरा 1 लाख। इज दैट क्लियर? और मैंने उसको क्या दे दिया? मशीन, जो कि मेरा क्या है? नहीं, गुड्स है। मेरा एसेट्स होता तो मेरे पास तो वो आज आ रहा है कल जा रहा है, मेरा एसेट कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो माल है, स्टॉक इन ट्रेड, उसके लिए बहुत बड़ी चीज होगी एसेट, सालों साल तक रखेगा अपने पास वो, 5-5 साल तक, 10-10 साल तक उस पर प्रोडक्शन करेगा, यूज करेगा उसको, उसके लिए एसेट है। मेरे लिए एसेट थोड़ी है, मेरे तो एक वो चीज है जो आती है और बिक जाती है, आती है और बिक जाती है, मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है वो, गुड्स। गुड्स तो व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट, और गुड्स गोज आउट हो तो सेल्स अकाउंट लिखते थे, याद करो। तो मैं गुड्स गोज आउट हो तो क्या लिखते थे? तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना? 1 लाख। अगर मैं रहने के लिए घर खरीदूं तो घर मेरा मान लो एसेट है, पर्सनल एसेट है। अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए, एक ऑफिस के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदूं तो मेरे बिजनेस का एसेट है, लेकिन मेरा काम है जमीन को खरीदना, घर को खरीदना और तुरंत, तो लोगों के लिए एसेट होगा, मेरे लिए तो स्टॉक इन ट्रेड गुड्स से आता है और जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहता है बस मेरे पास। अंडरस्टूड? पहली एंट्री समझ में आ गई? क्या मानना है? जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया उसी दिन हायरर मेरा डेटर बन गया, पूरे कैश प्राइस का, पूरे 1 लाख का कैश प्राइस का, सिर्फ कैश प्राइस, और गुड्स गया इसके लिए सेल्स। अब सेकेंड स्टेप में, अब समझना ध्यान से, अब हायरर को बार बार डेटर नहीं बोलने का, उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपने पहले उसको इतनी बड़ी गाली दे दी, क्या? कर्जदार, तू मेरा कर्जदार है, कितने रुपए का? 1 लाख का। अब हर इंस्टॉलमेंट में नहीं बोलने का तू मेरा 20,000 का कर्जदार है, तो पहले 1 लाख का बना दिया, वापस 20 का बना दिया, तो 1,20,000 लेने वाले हो क्या उससे? तो इंस्टॉलमेंट जब भी अब ड्यू होगा ना, तो इंस्टॉलमेंट के 20,000 ड्यू नहीं करने हैं भाई, क्योंकि आपने पूरा 1 लाख ड्यू पहले से ही कर दिया, ये एंट्री की, मतलब पूरा 1 लाख ड्यू हो गया, पैसा 20,000 मांगने का नहीं, बस लेने का। एग्जैक्टली। तो अब 20,000 ड्यू नहीं होगा, डायरेक्ट क्या करेगा? पे करेगा। याद रखो पहली एंट्री में हमने क्या कर दिया? पूरा अमाउंट ड्यू। कौन सा पूरा अमाउंट? कैश प्राइस। इंटरेस्ट ड्यू किया तो ड्यू होगा, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा हर इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि वो ड्यू करना बाकी है। कैश प्राइस तो पूरा ड्यू
तो अब 40,000 ड्यू नहीं होगा, सिर्फ वो 5,000 इंटरेस्ट का ड्यू होगा, क्योंकि 40,000 तो हम ड्यू कर चुके हैं। तो उसको कह चुके तेरे से मुझे 1 लाख लेना बाकी। अब वो डाउन पेमेंट में कितना दे रहा है? 20,000 दे रहा है। तो व्हाट डाउन पेमेंट में पैसा दिया, मेरे पास क्या आया? कैश। व्हाट कम्स इन कैश? कम्स इन कैश अकाउंट। पर कैश डेबिट बोलने से अच्छा क्या बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000, है ना? हु इज द गिवर? हायरर। अगर कोई कुछ दे तो उसको उस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, तो क्रेडिट मिलेगा किसको? देखो, वो लाख का मशीन ले गया था, कुछ दिया था उसने मुझे, तो क्रेडिट किस बात का दूं? उसका अकाउंट तो मैं क्या करूंगा? लेकिन जब जब पैसा देगा, जितना जितना देगा उतना उतना क्रेडिट करते जाएंगे। कब तक क्रेडिट होना चाहिए? जब तक वो पूरा 1 लाख क्रेडिट ना हो जाए। अभी तो सिर्फ कितना हुआ 1 लाख में से? 20। अभी आगे और 40 क्रेडिट होगा, फिर आगे और 40 क्रेडिट होगा। डेबिट अब नहीं होगा, डेबिट हो चुका। अब सिर्फ क्या होगा? वो पैसा देगा, हम क्रेडिट देंगे, वो पैसा देगा, हम क्रेडिट देंगे। अंडरस्टूड और नॉट? स्टेप नंबर 3, इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। 40,000 मशीन का, 5,000 इंटरेस्ट का। चल मेरे 40 और 5 45 लाख। पर उसका अकाउंट उस 40,000 से आप डेबिट कर सकते नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो। पर 5,000 डेबिट कर चुके हो इंटरेस्ट का, वो करना। तो हायरर को कहो, हायरर तेरे से मेरे को 5,000 लेना बाकी है, तू मेरा डेटर है, मैं तुझे क्या कर रहा हूं? डेबिट। डेटर हमेशा क्या होता है? डेबिट। लेकिन सिर्फ कितने हजार से? 5। 40 यहां डेबिट हो चुका है, 5 यहां। किस बात को आपने, किस बात का पैसा डेबिट किया? इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट मुझे मिलना है कि मुझे पे करना है? इनकम एक एक्सपेंस है। क्रेडिट मींस इनकम एंड गेन। तो यहां इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि वो क्या है? इनकम है ना? हाउ मच? 5,000 ना नंबर। अब वो मुझे पे करेगा, ये ड्यू हुआ था, अब क्या करेगा? पे करेगा। कितने? कितने हैं? पूरे 45। पूरे 40। सर तो 40 ड्यू क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां हो चुका है पूरा 1 लाख। ड्यू पहले हुआ, पे तो कब करेगा? जब इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट आएगी, तो यहां पेमेंट तो करेगा ना वो, ड्यू नहीं करना है। ठीक है। सो 45,000 आए, कहां गए? बैंक में। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट। किसने दिया उसको उस बात का क्रेडिट? दो। हायरर। कितना? 45,000। ठीक है। स्टेप नंबर 5, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा असेट थोड़ी अभी है, उसका है, वो करेगा डेप्री। मैं क्यों करूं? उसने किया है, देखो डेप्री एंट्री किया है। हाँ, क्योंकि अब वो किसका असेट है? उसका। मैंने तो बेच दिया है। और मैंने नहीं बेचा होता, मेरे पास पड़ा होता, तो भी मैं डेप्री नहीं करता, क्योंकि मेरा एसेट थोड़ी हो। तो गुड्स है, गुड्स पे कभी डेप्री थोड़ी लगता है। डेप्री लगने के लिए वो गुड्स आपके पास 1 साल से ज्यादा टाइम तक रहना चाहिए। स्टेप नंबर, उधर एक्सपेंस की बात कर रहे, इधर इनकम की बात कर रहे। इधर एक ही इनकम है, कौन सी? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम है, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। हो गए 6 स्टेप्स इन द बुक्स ऑफ हायरर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इन जर्नल एंट्रीज के बगैर आप अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकते हो। मशीन अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, हायरर की बुक में वेंडर का अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, वेंडर की बुक में हायरर का अकाउंट बनाने को कहा जाएगा। वो सब आप इजीली कर लोगे कब? ये जर्नल एंट्रीज माइंड में होंगी तब, वरना भूल जाओ। अच्छा, ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्नल एंट्रीज तो बल्कि मेरे हिसाब से आसान है। अकाउंट्स में एंट्री करना तो मेरे हिसाब से
आसान है क्योंकि हर सम में वो प्रोसेस सेम है, यही सेम जर्नल एंट्रीज आएगी, यही सेम जर्नल एंट्रीज का आपको लेजर पोस्टिंग करना है अकाउंट्स के अंदर। हर सम में प्रोसेस सेम है, 3 सम कर लोगे सेट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या है? ये अमाउंट लाना है, जो अमाउंट हमने लिखा है वो। और ये अमाउंट लाने के लिए आपको एक कैलकुलेशन का टेबल बनाना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन के टेबल में 6 कॉलम्स होंगी। कितनी? वो 6 कॉलम्स भी आपको सीक्वेंस में याद रखनी पड़ेगी। इसमें सब सीक्वेंस में और सब 6 ही है। सम के स्टेप्स भी कितने? 6 और सीक्वेंस में याद रखने। कैलकुलेशन की टेबल बनेगी, उसमें कॉलम भी कितनी? 6 और सीक्वेंस में याद रखना है। सर तो वो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वो हर सम में टेबल और कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, सेम नहीं है। अकाउंटिंग हर सम में, लेकिन कैलकुलेशन वर्किंग नोट हर सम में अलग है, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट क्या हो गया? टेबल, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन। अकाउंटिंग तो इजी है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं टेबल ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, so we'll directly start doing the sums.